हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं क्लास 11th बुक के से हॉर्नबिल लेसन नंबर 2। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसके जो राइटर हैं वो हैं गॉर्डन कुक एंड एलम ईस्ट। ये कहानी इन दोनों ने मिलकर लिखा है। ये कहानी इसके टाइटल से ही पता चलता है। इसमें फैमिली है जिसका कहना है कि जब तक हम साथ हैं हमें मरने से डरना नहीं चाहिए। ये फैमिली घूमने जाती है और मुसीबत में फंस जाती है, तो कैसे वे तूफान से बचते हैं यही कहानी में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का लेसन। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6 daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. 1976 की जुलाई में मेरी पत्नी, मेरी पुत्र जॉनथन उम्र 6 वर्ष, पुत्री सुजेन उम्र 7 वर्ष तथा मैं स्वयं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से जहाज़ में रवाना हुए ताकि हम 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक द्वारा दुनिया के चारों ओर की गई समुद्री यात्रा को ज्यों का त्यों दोहरा सकें। लंबे समय से मेरी तथा मैं एक 37 वर्षीय व्यापारी हूँ, उस प्रसिद्ध खोजकर्ता के समान जहाज में यात्रा करने का स्वप्न देखा था। पिछले 16 वर्षों से हमने अपना समस्त खाली समय अपनी समुद्री यात्रा संबंधी कलाओं को निखारने में बिताया था। ऐसा हमने ब्रातनी समुद्र पर किया था। आवर बोट वेव वॉकर, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. हमारी नाव वेव वॉकर 23 मीटर लंबाई तथा 30 टन वजन वाली लकड़ी से बनी सुंदर संरचना को कुशलता से बनाया गया था तथा हमने इसे बनाने एवं बुरे मौसम में इसे जांचने में महीनों लगाए थे जो हमें मिल सकता था। The first leg of our planned 3-year, 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Siegler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. हमारी सुनियोजित 3 वर्षीय 105,000 किलोमीटर लंबी यात्रा का प्रथम चरण आराम के साथ संपन्न हो गया। जब हम अफ्रीका के पश्चिमी किनारे के साथ साथ केप टाउन नामक स्थान पर जा पहुँचे, वहाँ पूर्व की ओर रवाना होने से पूर्व हमने 2 जहाज संचालकों, अमेरिका के लारी विजल तथा स्विट्जरलैंड के हर्ब सीजलर को दुनिया के सर्वाधिक तूफानी समुद्रों में से एक से निपटने में हमारी मदद करने के लिए अपने साथ ले लिया था। यह था दक्षिणी हिंद महासागर। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks,
They blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. केप टाउन से रवाना होने के दूसरे दिन हमारा सामना तेज हवाओं से हुआ। अगले कुछ सप्ताहों तक वे लगातार बहती रहीं। इन हवाओं ने मुझे चिंतित नहीं किया, लेकिन लहरों का आकार भयानक था। करीब 15 मीटर, हमारे मुख्य मस्तूल जितनी ऊंची उसकी जो जहाज है उसका तंबू था, जो खंबा था। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3,500 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। बेरहम अत्याचारी मौसम के बावजूद हमने शानदार छुट्टी बिताई, जिसमें क्रिसमस ट्री का भी समावेश कर लिया। नव वर्ष के दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन हमने तर्क और बुद्धि से सोचा कि मौसम अवश्य जल्दी बदलेगा, और यह बदला भी बुरे के लिए। मतलब बुरे मौसम और बुरे से बुरा हो गया। At dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming 2 जनवरी के सूर्योदय के समय लहरें दैत्याकार थीं। हमने केवल एक छोटा सा बादबान जहाज के अग्रभाग पर लगा रखा था और अभी भी 8 नॉट की गति से चल रहे थे। जब जहाज प्रत्येक लहर की चोटी पर चढ़ जाता था तो हम देख सकते थे कि विशाल लहरें हमारी ओर लुढ़क कर आ रही थीं। Screaming of the wind and spray was painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft, drill attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited. विशाल लहरें हमारी तरफ लुढ़क रही थीं तथा हम हवा एवं फुहारों का चीखना कानों के लिए कष्टदायक था। हमारी नाव के धीमा करने के लिए हमने वह जो पाल लगा हुआ था बादबान भी नीचे कर दिया गया। एक भारी रस्से को फंदे के रूप में जहाज के पिछले हिस्से के आर पार बांध दिया। फिर हमने प्रत्येक वस्तु को मजबूती से बांध दिया। तैरने वाली नौकाओं में प्रवेश किया, रस्सी से इन्हें बांधा, जलरोधी एवं जीवन रक्षक जैकेट पहनी और इंतजार करने लगे। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. With an ominous silence, the wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud toward aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the
other waves with a frightful breaking crest. आने वाले विनाश का प्रथम संकेत शाम 6 बजे करीब आया और एक अनिष्ट सूचक शांति छा गई। हवा थम गई तथा आकाश में तुरंत अंधेरा हो गया। फिर एक बढ़ती हुई गर्जना आई और एक विशाल बादल जहाज के पीछे की ओर निकट ही छा गया। भय के साथ मैंने महसूस किया कि यह कोई बादल नहीं था बल्कि एक लहर थी जैसी मैंने कभी नहीं देखी थी। यह पूर्णतया लंबवत मतलब सीधी खड़ी हुई थी, अन्य लहरों की ऊंचाई से करीब 2 गुनी ऊंची, और इसकी डरावनी चोटी टूटकर गिर रही थी। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. लहर की गर्जना अब बढ़कर गड़गड़ाहट बन गई थी। जब जहाज का पिछला हिस्सा लहर के सामने जा पहुंचा और एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि हम इस लहर के ऊपर से गुजर जाएंगे, किंतु तब ही एक भयानक धमाके ने जहाज के ऊपरी हिस्से को हिला दिया। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. जहाज के ऊपर हरे तथा सफ़ेद पानी की भयानक बौछार टूट पड़ी। मेरा सिर स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया और मुझे एहसास हुआ कि मैं जहाज से बाहर तेज़ी से गिर रहा हूँ और लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। मैंने आ रही अपनी मौत को स्वीकार कर लिया और जब मैं चेतना खो रहा था तो मैंने बड़ा शांत महसूस किया। Unexpectedly, my head popped out of the water a few meters away. Wave Walker was near capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into Wave Walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. अनायास ही मेरा सिर पानी से बाहर निकल पड़ा। कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर उलटता लग रहा था। उसके मस्तूल करीब करीब आड़े हो गए थे। फिर एक लहर ने उसे धकिया कर सीधा कर दिया। मेरी जीवन रक्षक रस्सी झटके के साथ तन गई थी। मैंने रक्षक रेलिंग को पकड़ लिया और हवा में से वेव वॉकर के मुख्य लट्ठे पर जा पहुंचा। बाद में आई लहरों ने मुझे जहाज के फर्श पर कपड़े की गुड़िया के समान इधर से उधर फेंक दिया। मेरी बाईं ओर की पसलियां टूट गईं। मेरा मुंह खून एवं टूटे हुए दांत से भर गया। किसी तरह मैंने स्टीयरिंग व्हील को पा लिया। जहाज के पिछले हिस्से की अगली लहर के लिए तैयार किया और इंतज़ार करने लगा। Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below,
but I dared not abandon the wheel to investigate. सभी जगह पानी ही पानी था। मैं महसूस कर सकता था कि जहाज में नीचे के हिस्सों में पानी था, लेकिन मैं स्टीयरिंग व्हील को छोड़कर इसकी जांच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. "We are sinking," she screamed. "The decks are smashed. We are full of water. Take the wheel," I shouted as I scrambled for the hatch. अचानक सामने का डेक का दरवाज़ा खुला और मैरी प्रकट हुई। "हम डूब रहे हैं," वह चिल्लाई। "फर्श टूट फूट गया है, हम पानी से भर गए हैं। स्टीयरिंग व्हील को पकड़ो," मैं चिल्लाया और फर्श के दरवाजे की ओर तेजी से मैं चला गया। लैरी एंड हर्ब वर pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inwards. Clothes, crockery, charts, tins, and toys sloshed about in deep water. लैरी और हर्ब पागलों की तरह पानी को पंप से निकाल रहे थे। लकड़ी के टूटे हुए हिस्से आड़े तिरछे लटके हुए थे। जहाज का संपूर्ण दायां पासा जो दरवाज़ा था वो अंदर की ओर धंस गया था। कपड़े, चीनी मिट्टी के बर्तन, चाट, डिब्बे तथा खिलौने गहरे पानी में बह रहे थे। I half swam, half crawled into the children's cabin. "Are you all right?" I asked. "Yes," they answered from an upper bunk. "But my head hurts a bit," said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. मैं आधा तैरकर तथा आधा रेंगकर बच्चों के कमरे में पहुंचा। "क्या तुम लोग ठीक हो?" मैंने पूछा। "हाँ," उन्होंने उत्तर दिया। ऊपर के जो सोने के कमरे थे वहाँ से वह आवाज़ आई, लेकिन मेरा सिर थोड़ा दर्द कर रहा था, सू ने कहा और आँखों के ऊपर सूजे हुए एक जो लगने से घूंबड़ निकल आता है उसकी ओर इशारा कर रही है, लेकिन मेरे पास सूजने वाले सिरों को देखने की चिंता करने का समय नहीं था। After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. एक हथौड़ा, पेचकस तथा मोटा कपड़ा लेने के बाद मैं संघर्ष करते हुए वापस जहाज के डेक पर आया। जहाज के दाएं पासे के धक्के से खुल जाने के कारण हमारे जहाज में एक हर लहर के आकर टकराने पर पानी घुस रहा था। If I could not make some repairs, we would surely sink. अगर मैं कुछ मरम्मत न कर पाया तो हम निश्चित रूप से डूब जाने वाले थे। Somehow I managed to stretch canvas and screw waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. The water level rose, threatening. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestry sail, the jib, the dinghies, and the main anchor. किसी तरह चौड़े छिद्रों के आर पार
मैं मोटा कपड़ा फैलाने तथा फर्श के दरवाजों पर लगने वाले जलरोधी ढक्कनों को सुरक्षित रूप से जमाने में सफल रहा। कुछ पानी नीचे बहकर आता रहता है, लेकिन ज़्यादातर पानी अब बगल से मुड़कर दूसरी ओर जा रहा था। अधिक समस्याएं तब पैदा हुईं जब हमारे हैंडपंप कमरों के आसपास तैरने वाले काठ कबाड़ के कारण अवरुद्ध होने लगे तथा विद्युत पंप शॉर्ट सर्किट होकर बंद हो गया। पानी का स्तर चुनौतीपूर्ण तरीके से बढ़ गया था। फर्श पर वापस आने पर मैंने पाया कि हमारे दो अतिरिक्त हैंडपंप जहाज से उखड़कर समुद्र में गिर गए थे। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. साथ ही जहाज के आगे का बादबान, छोटी नावें तथा मुख्य लंगर भी। फिर मुझे याद आया कि हमारे पास एक और विद्युत पंप चार्ट रूम की फर्श के नीचे था। मैंने इसे बाहर खुलने वाले एक पाइप से जोड़ा और यह जानकर कृतज्ञता से भर गया कि यह काम कर रहा था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. We were getting no replies to our Mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. रात बीत रही थी और एक अनंत बुरी तरह से नीरस प्रक्रिया, जिसमें पानी पंप करके निकालना, जहाज का संचालन करना तथा रेडियो को चलाने का प्रयास करना आदि शामिल थे, और ये प्रक्रिया चलती रही। हमारे सहायता मांगने के संदेशों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। दुनिया के इस दूरस्थ कोने में ऐसा होने पर कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी। Suze had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all. सू का सिर खतरनाक ढंग से सूज गया था। उसकी आंखें सूजकर काली एवं विशाल आकार की हो गईं, और अब उसने हमें भुजा पर लगे, मतलब बाह पे लगे एक गहरे घाव को दिखाया। जब मैंने पूछा कि उसने अपने घावों के बारे में पहले अधिक क्यों नहीं बताया, तो उसने उत्तर दिया, मैं आपको उस समय चिंतित नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous somewhere below the water line, and on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. 3 जनवरी को सुबह तक पंपों की मदद से पानी का स्तर पर्याप्त रूप से नियंत्रित हो गया और हम बारी बारी से 2-2 घंटे का आराम कर सकते थे, लेकिन अभी भी जल रेखा के नीचे कहीं न कहीं भयानक रिसाव था। और जांच करके पर मैंने पाया कि जहाज की चौड़ाई में लगी लकड़ियों के सभी फ्रेम लंबाई में लगी लकड़ियों के फ्रेम तक टूट फूट गए थे। वास्तव में जहाज की दाईं बगल के एक समस्त हिस्सों को खड़ा करके रखने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ अलमारियों के विभाजकों को छोड़कर। We had survived for 15 hours since the wave hit, but Wave Walker would not hold together long enough
for us to reach Australia. I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the West Ocean, but unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. हम लहर के टकराने के बाद 15 घंटे तक जीवित रह चुके थे, लेकिन हमारा जहाज वेववाकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक साबुत नहीं बना रह सकता था। मैंने अपने चार्टों को जांचा, परखा और गणना की कि पूर्व दिशा में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे द्वीप थे। उनमें से एक एम्स्टर्डम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक का केंद्र था। हमारी एकमात्र आशा थी विशाल महासागर में स्थित सुई की नोक के समान छोटे इन द्वीपों पर पहुंचना, लेकिन अगर हवा एवं लहरों की गति कम न हो और हम बादन न लगा सके या पाल न लगा सके तो हमारी वहां पहुंचने की संभावनाएं वास्तव में कम हो जाएंगी या होंगी। इस विशाल लहर ने हमारे सहायक इंजन को बेकार कर दिया था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the mainmast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands where Mary found some corned beef and crackers biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. 4 जनवरी को 36 घंटों तक लगातार पंपों से पानी निकालने के बाद हम अंतिम कुछ सेंटीमीटर जल स्तर तक पहुंच गए। अब हमें केवल आने वाले पानी को निकालते रहने था जितनी गति बनाए रखनी थी। हम मुख्य अक्ष पर कोई पाल या बादवान नहीं लगा सकते थे। रस्सियों पर पड़ने वाला दबाव जहाज की बॉडी के टूटे फूटे हिस्सों को अलग कर सकता था। इसलिए हमने तूफानी मौसम में प्रयोग किए जाने वाले जहाज का तिकोना जो पाल है, जो बादवान है, लगाया और उस दिशा की ओर चल पड़े जहां हम सोचते थे कि दो छोटे द्वीप स्थित थे। मैरी ने कुछ अनाज मिश्रित मांस तथा पतले कुरकुरे बिस्किट खोज निकाले थे और हमने करीब 2 दिन बाद पहला भोजन किया था। But our respite was short-lived. At 4 p.m. black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. लेकिन हमें मिली राहत क्षणिक रही, कुछ समय के लिए रही। 4 बजे शाम को हमारे पीछे की ओर काले बादल बनना शुरू हो गए। घंटे भर में हवा की गति 40 नॉट प्रति घंटे की हो गई और लहरें ऊंची होने लगी। पूरी रात मौसम खराब होता चला गया और 5 जनवरी के सवेरे हमारी स्थिति पुनः भयानक बन गई। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. "But Daddy," he went on, "we aren't afraid of dying if we can all be together, you and Mummy, Sue and I." जब मैं और बच्चों को सांत्वना देने अंदर गया तो जॉन ने पूछा, "डैडी, क्या हम मरने जा रहे हैं?"
मैंने उसे आश्वस्त करने का प्रयास किया कि हम बच सकते थे, लेकिन डैडी, वह बोलता रहा, हम मरने से नहीं डरते। अगर हम सब, आप, मम्मी, सू तथा मैं स्वयं साथ साथ हों, मतलब हम सब एक साथ हों। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. To protect the weakened starboard side, I decided to have to with the undamaged port hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222 liters plastic barrels of paraffin. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. मुझे शब्द नहीं मिल पाए जिनसे मैं प्रति उत्तर में कुछ बता सकूं, लेकिन मैं बच्चों के कमरे से चला आया, यह संकल्प लेकर कि मेरे पास जो भी था उससे समुद्र का मुकाबला करना है। कमज़ोर पड़ चुकी जहाज़ की दाईं बगल को बचाने के लिए मैंने जहाज़ को रोकने का निश्चय किया। इसके लिए जहाज़ की सुरक्षित बाईं बगल को आने वाली लहरों का सामना करना था, जिसके लिए भारी नायलॉन के रस्से का काम चलाऊ लंगर तथा 22 लीटर मोम के ढोलों या ड्रमों का प्रयोग किया गया। उस शाम मेरी तथा मैं हाथ पकड़े हुए साथ साथ बैठे थे। जब जहाज के हिलने डुलने से टूटे हुए तख्तों के बीच से होकर अधिकाधिक पानी प्रवेश कर रहा था, हम दोनों ने महसूस किया कि अब अंत बहुत ही निकट थी। But Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant back in the chart room. I worked on wind speeds, changes of course, drift, and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometer of ocean looking for a 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। लेकिन हमारे वेव वॉकर ने तूफान को झेल लिया और 6 जनवरी की सुबह तक, जब हवा कमज़ोर पड़ रही थी, मैंने सेक्सेंट वस्तुओं की जो कोणीय स्थिति को मापने का यंत्र होता है उसको देखा पर माप लेने का प्रयास किया। चार्ट रूम में वापस आकर मैंने हवाओं की गति, मार्ग से विचलन, जितना जो हटना या लहरों के प्रवाह की गणना की जा सकती है उसकी तहकीकात करना हमारी स्थिति को जान सकता। अधिकतम जो मैं तय कर पाया वह यह बात थी कि हम 1,50,000 किलोमीटर चौड़े सागर में 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को ढूंढ रहे थे। While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed a lot as well. Inside was a message, "Oh, how I love you both." So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. जब मैं सोच रहा था, सू कष्ट के साथ चलती हुई मेरे पास आई। उसके सिर पर बाएं भाग अब बहुत सूज गया था और उसकी काली पड़ गई आंखें अब सकरी दरार बन गई थीं। उसने मुझे एक कार्ड सौंपा जो उसने बनाया था। कार्ड के ऊपर उसने मैरी के और मेरे कार्टून बनाए थे तथा साथ में ये शब्द लिख दिए थे, यहाँ कुछ मज़ेदार लोग हैं। क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया था? मैं तो काफ़ी हंसी थी। अंदर एक संदेश था, ओह, मैं तुम दोनों से कितना प्रेम करती हूँ।
अतः यह कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए है और चलो हम श्रेष्ठ की आशा करें। किसी तरह हमें विजयी तो होना ही था। I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass, and I was using a spare which has not been corrected for magnetic variations. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. मैंने अपनी गणनाओं को जांचा और पुनः जांचा। हमारी मुख्य कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र को खो गई थी और मैं एक अतिरिक्त यंत्र काम में ले रहा था जिसे चुंबकीय अंतर के लिए सही नहीं किया गया था। मैंने इस संभावना या गलती को स्वीकार किया और पश्चिमी धाराओं के प्रवाह का एक और मूल्यांकन किया जो हिंद महासागर के इस हिस्से में बहती रहती है। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we were lucky, I told him with an conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. दोपहर करीब 2 बजे मैं डेक पर गया और लॉरी से कहा कि वह 185 डिग्री पर जांच का संचालन करे। अगर हम भाग्यशाली हुए, एक ऐसा विश्वास जिसके बारे में स्वयं आश्वस्त नहीं था, तो वह शाम 5 बजे इच्छित द्वीप को देख पाने की उम्मीद कर सकता था। Then, with a heavy heart, I went below, climbed on my bunk, and amazingly dozed off. When I woke, it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we could not hope to beat back into the westerly winds. फिर भारी दिल के साथ मैं नीचे गया, अपने शयन स्थल पर चढ़ा और आश्चर्य की बात थी कि मैं सो गया। जब मैं जागा तो 6 बज चुके थे और अंधेरा बढ़ रहा था। मैं जानता था कि हम अवश्य द्वीप पर पहुंचने में चूक गए थे और जो जहाज हमारे पास रह गया था उससे हम पश्चिमी हवाओं को परास्त कर आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। After that moment, a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. Why I am getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. Not today, John, I am afraid. Why, you must be, said Sue in a matter of fact voice. You found the island. What? I shouted. It's out there in front of us, they chorused. As big as a battleship. उस क्षण एक अस्त व्यस्त बालों वाला सिर मेरे शयन स्थल के पास प्रकट हुआ। क्या मैं आपका आलिंगन कर सकता हूँ? जोनाथन ने पूछा। सू उसके साथ ठीक पीछे थी। मुझे आलिंगन क्यों किया जा रहा है इस समय? मैंने पूछा। क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं और सबसे श्रेष्ठ कप्तान भी, मेरे पुत्र ने उत्तर दिया। आज नहीं जॉन, मुझे शंका है। अरे आप अवश्य श्रेष्ठ कप्तान हैं, सू ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। आपने द्वीप को जो पा लिया है। क्या? मैं चिल्ला पड़ा। वह ठीक हमारे सामने है, उन्होंने एक स्वर में कहा, उतना बड़ा जितना एक युद्धपोत होता है। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. मैं डेक पर भागा और चैन के साथ मैंने टकटकी लगाकर आइलैंड एम्स्टर्डम की पूर्ण रूपरेखा को देखा। यह द्वीप ज्वालामुखी से निर्मित डरावनी चट्टान मात्र था, जहां वनस्पति भी अत्यंत अल्प थी। दुनिया का सर्वाधिक सुंदर द्वीप था यह। We anchored offshore for the night
and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direct stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. हमने समुद्र में ही रात भर के लिए लंगर डाला और अगली सुबह उस द्वीप के लिए सभी 28 निवासी आए और हमारी प्रसन्नता से स्वागत किया तथा साथ में किनारे पर आने में हमारी सहायता भी की। मेरे पैरों के नीचे पुनः जमीन होने के साथ मेरा चिंतन लॉरी तथा हर्बी के बारे में था, जो भयानकतम तनाव की स्थिति में भी प्रसन्न एवं आशावादी बने रहे, और मेरी के बारे में भी, जो उन कठिन पलों में स्टीयरिंग व्हील पर टिकी रही थी। सबसे अधिक मैंने उस 7 वर्षीय लड़की के बारे में सोचा जिसने सिर पर की चोट के बारे में हमें चिंता करने नहीं चाहा, जिससे वह बाद में 6 छोटे ऑपरेशनों से ठीक किया गया ताकि चमड़ी एवं खोपड़ी के बीच बार बार बनने वाले रक्त के थक्के को हटाया जा सके। और मैंने उस 6 वर्षीय बालक के बारे में भी सोचा जिसे मरने का भय नहीं था। ये लेसन यहाँ समाप्त होता है और अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो जब तक आप इसकी समरी और लेसन को अच्छे से समझिए।